नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वाहवाही होनी चाहिए, इसलिए कि कुछ भी हो, उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का स्थायी हिस्सा बना दिया है। नेताओं और पार्टियों को अब यह चुनाव जिताऊ मुद्दा दिखने लगा है। ध्यान रहे, अभी जिन प्रदेशों में चुनाव हुए उसमें भी शराबबंदी का मुद्दा चर्चा में था। तमिलनाडु की सभी खास पार्टियों ने सत्ता में आने पर शराबबंदी लागू करने का वादा किया। जयललिता ने शपथ लेते ही शराब की 500 दुकानें बंद करने की घोषणा की। इस बारे में और भी कई पहल हुई। दरअसल जिन प्रदेशों में शराब बहुत बिक रही है, उनमें इस नशे से घर परिवार की शांति बर्बाद है। इसलिए महिलाओं और लड़कियों में शराबबंदी राहत वाला फैसला है। घर परिवारों की बर्बादी में शराब का कितना बड़ा रोल है, इसे बिहार के अनुभव से समझा जा सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू में मानना है कि पिछले चुनाव में शराबबंदी के वायदे से महिलाओं ने उसे जमकर वोट दिया। मतलब महिलाएं अब राजनीति में निर्णायक बनी है। चुनाव की दशा दिशा तय करने में उनकी निर्णायक भूमिका है। उन्हें शराबबंदी का एजेंडा लुभा रहा है। पूरे देश के पैमाने पर भी यह सही बात है। नीतीश कुमार ने पहले योजनाओं से लड़कियों महिलाओं में पॉजिटिव इमेज बनाई। अब वे शराबबंदी से स्थायी वाहवाही पा रहे हैं, इसलिए कि कुछ भी हो, गांव देहात गरीब परिवार में शराब का नशा कलह का बर्बादी का कारण है। यदि घरों में औरतें सुकून पा रही होगी तो नीतीश कुमार की पुण्यता अपने आप बनेगी। उस नाते यदि वे शराबबंदी का मुद्दा उत्तर प्रदेश ले गए, यदि पंजाब में भी इसे मुद्दा बनवा दे, तो सामाजिक सुधार की बड़ी पहल का श्रेय मिलेगा। यूं शराबबंदी के खिलाफ 10 तरह के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन कोर मसला घर परिवार में महिलाओं बच्चों का सुकून पाना है। इसी की धुरी पर शराबबंदी के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। राज्यसभा के 2 वार्षिक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमाल की राजनीति कर रही है। पार्टी के रणनीतिकारों की नजर 4 अतिरिक्त सीटों पर है। कायदे से किसी राज्य में चुनाव की नौबत नहीं आने वाली थी, लेकिन भाजपा ने 4 राज्यों में अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर चुनाव की नौबत ला दी। ऊपर से पार्टी ने कांग्रेस को बड़ी मुश्किल वाली स्थिति में डाल दिया है। हरियाणा में भाजपा को अपने दम पर 1 सीट मिल रही थी, जिसके लिए वीरेंद्र सिंह उम्मीदवार थे, लेकिन बाद में पार्टी विधायकों ने सुभाष चंद्रा को समर्थन दे दिया। अब कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति है। वो अगर इनेलो के उम्मीदवार आर.के. आनंद का समर्थन नहीं करती है तो भाजपा के सुभाष चंद्रा जीत जाएंगे। इसी तरह झारखंड में भाजपा ने दूसरी सीट के लिए महेश पोद्दार को उतार दिया। अब अगर जेएमएम के उम्मीदवार बसंत सोरेन को कांग्रेस समर्थन नहीं देती है तो भाजपा आसानी से ये सीट जीत जाएगी। भाजपा ने नामांकन दाखिल करने का समय खत्म होने से ऐन पहले मध्य प्रदेश में विनोद घोटिया को अपना तीसरा उम्मीदवार बना दिया। वहां कांग्रेस के विवेक तन्खा को सिर्फ 1 अतिरिक्त वोट की जरूरत है, लेकिन भाजपा विधायकों में तोड़फोड़ कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा ने प्रीति महापात्र को समर्थन देकर कांग्रेस उम्मीदवार कपिल सिब्बल के लिए मुश्किल खड़ी की है। बसपा के बचे हुए वोट और अजित सिंह के विधायकों पर उसकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी राष्ट्रीय महासचिव को राज्यसभा की टिकट नहीं मिली। वैसे तो अमित शाह की टीम से 5 लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है, लेकिन इनमें 3 उपाध्यक्ष, 1 राष्ट्रीय सचिव और 1 प्रवक्ता है। कम से कम 3 महासचिवों को राज्यसभा की दौड़ में माना जा रहा था, लेकिन किसी को मौका नहीं मिला। पार्टी के जानकार सूत्रों का कहना है कि उपाध्यक्षों के मुकाबले महासचिवों पर ज्यादा जिम्मेदारी है और उन्हें कई राज्यों में चुनाव लड़ाना है, इसलिए पार्टी ने उनको संसदीय जिम्मेदारी से अलग रखा। भाजपा ने इस बार पुरुषोत्तम रूपाला, विनय सहस्त्रबुद्धे और ओम प्रकाश माथुर को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। इनके अलावा 1 उपाध्यक्ष प्रभात झा पहले से राज्यसभा में है। 1 उपाध्यक्ष BS येदुरप्पा को कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया है। वे लोकसभा के सांसद हैं। 1 और उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा को उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट किए जाने की चर्चा गाहे बगाहे होती रहती है। दूसरी ओर पार्टी के 8 महासचिवों में सिर्फ 1 भूपेंद्र यादव सांसद हैं और दूसरे कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में विधायक हैं। बाकी महासचिव राम माधव, मुरलीधर राव, सरोज पांडे, अनिल जैन और अरुण सिंह संसदीय राजनीति से बाहर है। रामलाल चूंकि संगठन महासचिव हैं, इसलिए वे संसदीय राजनीति में नहीं जा सकते। चुनाव से पहले राम माधव, मुरलीधर राव और सरोज पांडे के नाम की भी चर्चा हो रही थी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के महासचिवों को राज्यसभा में नहीं भेजा गया है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के महासचिव भी देखते रह गए और दूसरे नेताओं को राज्यसभा की टिकट मिल गई। कांग्रेस के महासचिवों में से सिर्फ अंबिका सोनी को राज्यसभा की टिकट मिली। वैसे वे पहले से राज्यसभा में थीं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हारे किसी महासचिव को पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा। कांग्रेस के 10 महासचिवों में 4 राज्यसभा में हैं। दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, जनार्दन द्विवेदी और BK हरिप्रसाद राज्यसभा के सदस्य हैं। बाकी 6 महासचिव इस बार राज्यसभा की उम्मीद में थे। राहुल गांधी के सबसे करीबी महासचिव CP जोशी के नाम की चर्चा लोकसभा चुनाव के बाद से ही हो रही थी। जिन 3 राज्यों के वे प्रभारी हैं, उन तीनों राज्यों से उनके नाम की चर्चा थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। इसी तरह पिछला चुनाव हारने वाले महासचिवों में मुकुल वासनिक, गुरदास कामत और मधुसूदन मिस्त्री राज्यसभा की उम्मीद में थे, लेकिन तीनों को निराशा हाथ लगी। पिछला चुनाव नहीं लड़ने वाले 2 महासचिव डॉक्टर शकील अहमद और मोहन प्रकाश भी अनेक वर्षों से राज्यसभा की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन इनको भी मौका नहीं मिला। संगठन के नेताओं की बजाय कांग्रेस ने पिछली सरकार में मंत्री रहे नेताओं को तरजीह दी और कपिल सिब्बल से लेकर जयराम रमेश और P चिदम्बरम आदि को राज्यसभा में भेजने का फैसला किया। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी में मारे गए अखलाक के घर से मिले मांस की फोरेंसिक जांच की नई रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवालिए लहजे में कहा कि मांस का वो सैंपल कहां मिला था, उसके घर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि सब चाहते हैं कि परिवार को न्याय मिले, आखिर उस परिवार में हत्या हुई थी। गौरतलब है कि मथुरा फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में कहा गया है कि अखलाक के घर से मिला मांस गौमांस था। इससे पहले राज्य सरकार के पशु चिकित्सा विभाग की जाँच में कहा गया था कि वो गोमांस नहीं था। बहरहाल नई रिपोर्ट आने के बाद भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ ने मीडिया और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मीडिया परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे मिली सरकारी सहायता वापस लेनी चाहिए। दिल्ली सरकार की ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने इस मामले में गड़बड़ी के आरोपों की जांच शुरू कर दी है। ये बस सेवा आज से ही शुरू होने वाली थी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने इस बस सेवा में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे और ACB में शिकायत की थी, जिसके बाद ये जाँच शुरू हुई है। ACB के संयुक्त आयुक्त मुकेश मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि खास कंपनी को फायदा पहुँचाने के लिए ये योजना लाई गई है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन LG के नाम से जारी हुआ, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। जाने माने वकील और बिहार में महागठबंधन की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार राम जेठमलानी ने काले धन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी का समर्थन करने के लिए लोगों से माफी भी मांगी। जेठमलानी ने कहा कि मोदी ने वादा किया था कि विदेशों में भारत का 90 लाख करोड़ रुपया जमा है, जिसे वे भारत वापस लाएंगे और गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अमित शाह को अध्यक्ष नियुक्त किया, जिन्होंने कहा कि ये एक चुनावी जुमला है। मोदी को समर्थन देने के लिए अफसोस जाहिर करते हुए जेठमलानी ने कहा कि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने लोगों को धोखा देने में मोदी की मदद की और वे इसके लिए माफी मांगते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने जेट ईंधन और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की कीमत में भारी बढ़ोतरी की है। जेट ईंधन के दाम में 9.2% की भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है, जबकि रसोई गैस सिलेंडर के दाम 21 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तेल कंपनियों ने कहा कि तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण ये बढ़ोतरी की गई है। जेट ईंधन की कीमत में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है, जबकि रसोई गैस की कीमत में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी की गई है। माना जा रहा है कि जेट ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी से विमान कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। हालांकि तत्काल विमानन कंपनियों ने कोई बयान नहीं जारी किया है। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्यसभा की टिकट नहीं मिलने को लेकर चल रही खबरों को खारिज किया है और कहा है कि ये मीडिया की अटकलबाजी है। उन्होंने कहा कि उनकी कभी भी दिल्ली जाने और केंद्र में मंत्री बनने की इच्छा नहीं थी। सुशील मोदी ने बिहार में काम करते रहने देने का मौका देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया। मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी पद के लिए इच्छा नहीं जताई। गौरतलब है कि प्रदेश संगठन ने राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास 3 लोगों की सूची भेजी थी, जिसमें पहला नाम सुशील मोदी का था, पर पार्टी गोपाल नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। नीतीश कुमार को आशा है कि शराबबंदी के एजेंडे के जरिए वे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। बड़े फलक पर देखा जाए तो ये स्वागत योग्य घटनाक्रम है। इससे जाहिर होता है कि महिलाएं राजनीतिक भविष्य तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा।
नीतीश कुमार ने शराबबंदी को एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया है। बिहार में उनके नेतृत्व में बने महागठबंधन की जीत का श्रेय शराबबंदी के एजेंडे को दिया जा रहा है। उन्होंने अलग अलग एजेंडे के जरिए महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के रूप में विकसित किया। पहले कानून व्यवस्था बहाल कर और लड़कियों के लिए साइकिल की योजना से उन्होंने महिला मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा। 2010 के चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नीतीश और भाजपा गठबंधन को वोट किया। 5 साल बाद उन्होंने शराबबंदी का चुनावी वादा करके महिलाओं को बड़ी संख्या में वोटिंग के लिए बाहर निकाला। इस तरह से उन्होंने 2 बड़े काम किए, शराबबंदी को राजनीतिक एजेंडा बनाया और उसके बाद महिलाओं को एक बड़े और स्वतंत्र वोट बैंक के रूप में विकसित किया। इस एजेंडे की सफलता ने तमिलनाडु में अन्ना डीएमके नेता जयललिता को शराबबंदी की घोषणा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से वे शराबबंदी लागू करेंगी। हालांकि तमिलनाडु में शराब का कारोबार सरकार के राजस्व का बड़ा जरिया है। एक आकलन के मुताबिक शराब से मिलने वाले राजस्व से ही राज्य की डीएमके और अन्ना डीएमके की सरकारें मुफ्त में तोहफे बांटती रहती हैं। जयललिता ने भी मंगलसूत्र योजना के तहत 4 की बजाय 8 ग्राम सोना बांटने का ऐलान किया है। 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा लागू कर दिया है और स्कूटी पर 50% सब्सिडी का ऐलान किया है। ये सारे तोहफे आबकारी से आने वाले राजस्व से दिए जाते हैं। अगर वे शराबबंदी के फैसले पर आगे बढ़ती हैं, तो सरकार को राजस्व का अतिरिक्त स्रोत खोजना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हालांकि शराबबंदी से मना कर दिया है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा शराब की खपत वाले प्रदेश केरल में वामपंथी पार्टियों ने चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की घोषणा की है। शराब और नशे की वजह से बदनाम हुए पंजाब में भी धीरे धीरे शराबबंदी की मुहिम जोर पकड़ रही है। नीतीश कुमार ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को साथ लेकर झारखंड में भी इसका अभियान छेड़ा है। शराबबंदी के राजनीतिक एजेंडा बनने के बाद इसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर अलग अलग तरीके से चर्चा हो रही है। राजनीतिक पहलू तो यह है कि इससे महिलाओं और पहली बार के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो प्रभावित हुआ है। सामाजिक स्तर पर भी इससे बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद घरेलू कलह और महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा कम होने की बात कही जा रही है। बच्चों की पढ़ाई और उनके रहन सहन में भी इससे बदलाव आ सकता है। जहां तक आर्थिक पहलू की बात है, तो इसके सिर्फ एक हिस्से पर चर्चा हो रही है। ज्यादातर जानकार यह बता रहे हैं कि सरकार का राजस्व कम होगा। वे यह नहीं बता रहे हैं कि आम लोग जो हजारों करोड़ रुपए शराब पर खर्च करते थे, उसका अब वे क्या करेंगे। क्या इससे दूसरी चीजों का बाजार नहीं बढ़ेगा? शराब पर होने वाला खर्च अगर जीवन स्तर में सुधार करने वाले दूसरे उत्पादों पर होने लगता है, तो सरकार के राजस्व की भरपाई होगी और आर्थिकी में भी तेजी आएगी। तो शराबबंदी से होने वाले फायदे की मात्रा को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि इससे नुकसान नहीं है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद शराबबंदी पर चर्चा करेंगे। पूरी शराबबंदी तभी संभव है जब सारे देश में इस नीति को सख्ती से लागू किया जाए। हैरानी की बात है कि दूसरे मामलों में नैतिकता और चारित्रिक उत्थान की बात करने वाली भाजपा इस सवाल पर उत्साहित नहीं है, जबकि उसका ये स्वाभाविक एजेंडा होना चाहिए था। जब दूसरे दलों को इसमें सियासी फायदा नजर आ रहा है, तो भाजपा को भी आगे बढ़कर इसे अपनाना चाहिए। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुब्रत भट्टाचार्य हैं। सुबह जी, तमिलनाडु में शपथ लेते ही मुख्यमंत्री जयललिता ने शराब की 500 दुकानें बंद की, तो क्या इसका अर्थ ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने जो पहल की थी उसका दूसरे राज्यों में भी राजनीतिक लाभ वोट के हिसाब से नजर आने लगा? ये एक राजनीतिक एजेंडा फैल रहा है। एजेंडा ना कहूंगा, राजनीतिक चौंसला कहूंगा मैं इसको। नशाबंदी कोई नई चीज नहीं है, इसके सूत्रधार नीतीश जी नहीं है, ना ही महात्मा गांधी हैं। पहली बार नशाबंदी 4000 साल पहले चीन में कोशिश की गई थी, विफल रही। हम्मुराबी ने भी अपने मेसोपोटामिया में अपने जो एडिक्ट लगाए थे उसमें नशाबंदी की बात की थी। खैर वहां पर जो मुस्लिम देश है वहां पर नहीं होती है। और पिछले शती में 20वीं शती में अमेरिका ने लगाया, कनाडा ने लगाया, ऑस्ट्रेलिया ने लगाया, न्यूजीलैंड ने लगाया, और नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। सुनिए और अमेरिका को 1933 में इसको हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि इस नशाबंदी के चलते शिकागो की माफिया सक्रिय हो चुकी थी। अल कैपोन, जो कि सबसे बड़े माफिया के सरगना माने जाते हैं दुनिया में, जिन पे फिल्में बनती हैं, जिन पे
बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, हम जानते हैं। उनकी उत्पत्ति शराब की तस्करी से हुई। नहीं, वो अपनी जगह, देखिए वो अपनी जगह। यहाँ पर भी नहीं, मैं नशाबंदी के खिलाफ नहीं हूँ, नशाबंदी होनी चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, बट प्रोहिबिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप समझें जैसे प्रोस्टिट्यूशन कानून से नहीं बंद हो सकती है, समाज बंद कर सकती है। नशाबंदी भी ये पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव चीज नहीं है, नहीं। ये समाज या रिलीजन कर सकता है। जैसे कि आज भी नॉर्वे में, स्वीडन में, आइसलैंड में, डेनमार्क में और इंग्लैंड के कुछ इलाकों में चर्च के इन्फ्लुएंस में नशाबंदी है, क्योंकि चर्च कहता है मुस्लिम देशों में नहीं, लेकिन अपने यहाँ के प्रयोग में जो अभी नया घटनाक्रम हो रहा है, जो हो रहा है उसमें ये कि घर में महिलाएं जब लड़कियां, वो क्योंकि राजनीतिक तौर से समझदार जागरूक हुई है, उनके वोट का, उनकी जागरूकता का मतलब है, इसलिए नीतीश कुमार ने वो एजेंडा बनाया, उसके राजनीतिक फायदे हुए। तो राजनीतिक जागरूकता घर परिवार में बनने का ये एक कारण है। अच्छा, ये इसको नहीं मानेंगे आप? अच्छा तरीका है, कोई काम हो या ना हो, जागरूकता ऐसे पैदा कीजिए। आप जो है आबकारी का भी आपको लॉस होने वाला है इसमें, और आबकारी के पैसे नहीं आएंगे तो आप विकास कैसे करेंगे? और ये बताइए मुझे। नहीं, देखिए विकास के अंदर तो तर्क ये कि गुजरात के अंदर शुरू से बंद है, फिर भी विकास है बहुत। देखिए, हम लोग 1991 से कहे जा रहे हैं हम ग्लोबलाइज्ड हैं, ठीक है ना, तो ग्लोब को छोड़ के हम लोग बात ना करें। नॉर्डिक कंट्रीज में क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज में उन्होंने शराब के दाम बहुत ऊंचे कर दिए, टैक्सेस बहुत हेवी लगा दिए हैं कि जो अय्याशी करना चाहिए वो बाकायदा अय्याश हो, ठीक है ना, और उस अय्याशी का लाभ स्टेट को मिले। नहीं, बुनियादी मुद्दा ये है कि क्या सचमुच में ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है क्या? इसकी अब राजनीतिक स्वीकार्यता इस मुद्दे की समाज में, राजनीति में हो गई है। राजनीतिकरण की बात अलग है, पर मेरा तो मानना है कि ये अगर शराबबंदी होनी है तो इसमें समाज का रोल है, इसमें धर्म का रोल हो सकता है, जो विदेशों में भी है। पुलिस इंस्पेक्टर जाके ना तो प्रोस्टिट्यूशन रोक सकता है और ना ही शराब। इसमें बल्कि क्राइम बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। मूल चीजों पे अटैक होना चाहिए ना। शराबबंदी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, शराबबंदी होनी चाहिए, परंतु उसका तरीका होना चाहिए। बुनियादी मुद्दा ये है कि इस मुद्दे से घर परिवार, समाज की व्यवस्था, वहां के आर्थिक संकट, वहां की कलह, उन सबको अगर फोकस करके अगर इस पे सुधार, समाज सुधार हो या राजनीति सुधार हो या नीतिगत सुधार हो, तो ये इसमें हर्ज क्या? मैं राजी हूं अगर हमें बता दिया जाए कि पुलिस के माध्यम से हत्याएं रुक रही हैं बिहार में, पुलिस के माध्यम से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो रहा है, तो फिर तो नशाबंदी भी जरूर हो जाएगी। मैंने आपको मतलब आपका तो ये कहना नहीं कि आप अमल नहीं हो पा रहा है, अमल नहीं हो पाएगा, बतौर नीति के नाते तो ठीक है या नहीं है? नीति ठीक है, पर नीति से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है। तो नीति में आपके हिसाब से प्रशासकीय क्या क्या चीजें हो? आपको स्कूल लेवल से, आपके स्कूल के बच्चों से सिखाइए, ताकि जाके अपने माँ बाप से कहें कि भैया आप इसका ना करें, ठीक है। और धार्मिक लोगों को लगाइए। नहीं, आपने जो ये कहा है कि लाइसेंस देना बंद कर दें, उत्पादन ही कम कर दें, उत्पादन कम कर दें और हेवी टैक्सेस लगाएं। हेवी टैक्सेस लगाएं ताकि जो खरीदे नहीं। पर सुबो जी, जो अय्याशी करना चाहे वो अय्याश नहीं। सुबो जी, ये आपने सिगरेट के मामले में भी देखा है, शराब के मामले में भी देखा है कि आज की तारीख में भारत में जिस तरह कैंसर का मामला बढ़ रहा है, जिस तरह की दूसरी जो 10 तरह के रोग हो रहे हैं, उन सब का समाधान में कुछ इस तरह के दो टूक फैसला नहीं होना चाहिए। नशे के साथ स्वास्थ्य का जरूर वो है, रिश्ता है, परंतु जो शराब नहीं पीते उनको भी सिरोसिस और लिवर हो जाता है, ठीक है। जो मीठा नहीं खाते उनको भी डायबिटीज हो जाती है, हाँ, और जो स्मोक भी नहीं करते उनको भी कैंसर होते हैं। नशाबंदी होनी चाहिए, अच्छी बात है, परंतु ये कुछ इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे कि होम रूल की डिमांड हुई थी अंग्रेजों के ज़माने में, और मदन मोहन मालवीय होम रूल के बिल्कुल पक्ष में थे और वो चाहते थे होम रूल आ जाए। तो इलाहाबाद के एक छोटे से कवि ने उनके ऊपर एक व्यंग लिखा था, वो ये ऐसा था कि कहते हैं मालवीय जी हम होम रूल लेंगे, दीवाने हो रहे हैं ये गूलर के फूल लेंगे। तो कहीं ये नशाबंदी का कार्यक्रम
गुलर का फूल ना हो। सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@Twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।